हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मोहम्मद गौरी तक देख लिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत को। अब दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत की हमारे यहाँ शुरुआत हो जाती है 1206 से 1526 तक। ये जो टाइम पीरियड रहा है इसमें हमारे यहाँ 5 वंश जो थे ये आए और इन्हीं 5 वंशों को मिलके हम दिल्ली सल्तनत का नाम देते हैं। इसके जब ये दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाती है फिर इसी के बाद में मुग़ल आ जाते हैं। तो अभी हम दिल्ली सल्तनत को देखने वाले हैं। तो अगर हम दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की बात करें थे तो सबसे पहला जो वंश हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ते हैं वो है गुलाम वंश। गुलाम वंश आया था 1206 से 1290 तक। फिर इसके बाद में आए खिलजी जो 1290 से लेके 1320 तक रहे। फिर आए तुगलक जो कि 1320 से लेके 1414 तक रहे। फिर आए सैयद जो 1414 से लेके 1451 तक रहे। और फिर आए लोदी जो 1451 से लेके 1526 तक रहे। अगर हम इनके सालों को अगर हम सिंप्लीफाई करके देखें तो हम देखेंगे कि जो गुलाम वंश था वो उसने टोटल 84 साल राज किया। खिलजियों ने सबसे कम राज किया इन सब में 30 साल। फिर आए तुगलक ने 94 साल राज किया। सैयद ने 37 साल राज किया। और फिर लास्ट में थे लोदी जिन्होंने 75 साल राज किया। तो एक बेसिक क्वेश्चन जो इसमें से सबसे पहले बनता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम वर्ष तक राज करने वाला वंश कौन था, तो वो कौन सा था, खिलजी वंश। और दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा सालों तक जिस वंश ने राज किया वो कौन सा वंश था, अपना तुगलक वंश। तो इनको जो सीक्वेंस में याद रखने के लिए इन पांचों वंश को एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं गुलाम खां तस्ले में। थोड़ी सी फनी ट्रिक है जिसमें से गुलाम हमारे हो जाते हैं, गुलाम खां से हो जाते हैं हमारे खिलजी, ता से हो जाते हैं हमारे तुगलक, सा से हो जाते हैं हमारे सैयद और ल से हो जाते हैं हमारे लोदी। तो इस तरीके से हमारे ये एक शॉर्ट ट्रिक बन जाती है, इसको आप याद कर सकते हैं इस तरीके से। तो हम जो है अब हम गुलाम वंश की शुरुआत करते हैं। तो गुलाम वंश की अगर हम शुरुआत की बात करें तो इसका जो संस्थापक था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज कब से कब तक रहा, 1206 से लेके 1210 तक रहा। मतलब कुल मिला के ये 4-5 साल इसने राज किया। अब ये कुतुबुद्दीन था कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गौरी का गुलाम था। तो जैसे कि इसके पहले भी हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि जितने भी जो लोग आए थे वो लगभग किसी न किसी के गुलाम ही थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किसका गुलाम था, गौरी का गुलाम था। अच्छा, अब इसको जो है ना अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कुरान खां, लाख बख्श और हातिम टू जो एक व्यक्ति थे उन्होंने इसको जो मिनहाज उल सिराज जो थे उन्होंने हातिम टू का इसको टाइटल दिया था। अब कुरान खां इसको क्यों कहा जाता था, कुरान खां इसको इसीलिए कहा जाता था क्योंकि ये जो कुरान की आयतें था इसको ना ये गाया करता था। तो जो इसीलिए इसको कुरान खां बोला जाता है। इसको लाख बख्श क्यों बोलते थे, क्योंकि ये जो है ना जब गरीबों को ना लाखों लाख रुपया ये बांट दिया करता था, इसलिए लोगों ने इसके नाम इस तरीके से रखे थे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो एग्जैक्टली ये करता क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो आमिर आखूर के पद पर था। आमिर आखूर क्या कहलाता है, जो अश्वशाला होती है जहाँ पर घोड़े जिनको जहाँ पे रखा जाता है वहाँ पर बांधा जाता है, उसकी देखरेख की जाती है। जो अश्वशाला होती है वहाँ के जो हेड होते हैं उसको बोलते हैं आमिर आखूर। तो ये अश्वशाला का प्रमुख था। बाद में इसको सेनापति बना दिया गया और फिर सेनापति के बाद में ही ये क्या बोलते हैं वहाँ का सुल्तान भी बन जाता है दिल्ली का। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके पहले हमने गौरी के जो अभियान देखे थे कि गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ में तराइन का पहला युद्ध लड़ा, फिर दूसरा युद्ध भी लड़ा और चंदावर का युद्ध लड़ा था जयचंद के साथ में। इस तरीके से उसके जितने भी जो भी युद्ध थे उन सभी में पार्टिसिपेट ऐबक ने भी किया था। क्यों, क्योंकि गौरी का तो ये गुलाम था, तो गुलाम तो लड़नी पड़ेगा गुलाम को अपने मालिक के साथ में। तो इसके अभियान में क्या क्या थे, तराइन का सेकेंड युद्ध,
चंदावर की ओर। फिर इसने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था, वहाँ कौन थे, परमार्दी देव राजा जो थे वहाँ पर। फिर इसने खोखरों के विरुद्ध भी अपना लड़ाई लड़ी थी। इसने भीम टू जो थे कौन, गुजरात के जो चालुक्य राजा थे उन पर भी इसने आक्रमण किया और उनकी जो कैपिटल थी उसको अपने यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि भीम टू कौन थे, चालुक्य राजा थे गुजरात के। बड़ी इंटरेस्टिंगली इसकी ना डेथ बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगती है कि कैसे घोड़े पे गिर के इसकी मौत हो गई थी। ये क्या पोलो खेल रहा था, पोलो को हिंदी में चौगान बोलते हैं। तो ये चौगान खेल रहा था तो ये ना घोड़े से जैसे ही गिरा वैसे ही उसको कहीं चोट वोट लगी और इसकी गिर के मौत हो गई। अगर हम इसके जो कुछ अचीवमेंट बोलना चाहेंगे, वैसे तो हम इसको अचीवमेंट की तरह देखते नहीं है कुछ कुछ चीज़ों को, जैसे कि इसके मस्जिद को बनवाना, वो भी मंदिरों को तोड़ के मस्जिद इसने बनवाई थी, तो इसको तो हम अचीवमेंट की तरह नहीं देखना चाहिए हमें। लेकिन फिर भी जो इसकी पहला अचीवमेंट की अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो दिल्ली सल्तनत की इसने स्थापना करी थी और इसने अपनी कैपिटल कहाँ बनाया था, लाहौर को बनाया था। दूसरी जो थी उसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो कि कहाँ बनवाई थी, दिल्ली में। तो दिल्ली में भाई साहब ने ये मस्जिद बनवाई थी। अब ये मंदिरों को और जैन मंदिर जो थे, जैन मंदिरों को तोड़ के बनाई थी, मतलब उसका जो मलबा निकला उसी से मस्जिद बना दी इनने। तो भारत में पहली तुर्क जो मस्जिद थी वो यही थी, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। ये अभी भी दिल्ली में चार मीनार बोल रहा हूँ, कुतुब मीनार के पास में। अब इसके बाद में इन्होंने एक काम और किया था, वो थी कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवा दिया था। पूरी तरीके से अपने जीवन काल में कुतुब मीनार नहीं बनवा पाए थे, इनने ना बेस डेवलप कर दिया था इसका जो था। तो ये बेस डेवलप करते करते ही बीच में निकल लिए थे। फिर इनने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई थी। 2.5 दिन का मतलब 2.5 days, मतलब 2.5 दिन को 2.5 दिन बोलते हैं। तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। अभी 2.5 दिन में बनवा ली थी शायद, इसलिए ये बोल रहे थे, अभी इसका तो कारण नहीं हमको पता है। अब इनके जो समकक्ष थे वो 3 लोग थे। जो गजनी था, गजनी मतलब अफ़गानिस्तान में जो पार्ट थे, तो वहाँ का राजा कौन था, एल्दोज। दिल्ली में भाई गौरी अपने काम कर रहे थे यहाँ पर। और सिंध का जो एरिया था, जो पंजाब वाला एरिया था, वहाँ पर कुबाचा। तो इनने क्या किया, गौरी ने तो अपने ग़ुलाम को जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको बैठा दिया था अपनी आगे सल्तनत बनाने के लिए। फिर इन लोगों ने क्या किया, इन तीनों ने आपस में क्या बोलते हैं, एक साझेदारी करने के लिए इसने क्या किया, एल्दोज़ ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया ऐबक के साथ में, और ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कर दिया कुबाचा के साथ में। तो ये आपस में क्या हो गए, लिंक्ड हो गए। अब इनको ये हो गया कि कोई किसी पर हमला तो नहीं करेगा कम से कम। फिर ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया था, इल्तुतमिश से। अब इल्तुतमिश कौन था, ये भी गुलाम था, ये भी क्या था, गुलाम था। किसका गुलाम था, ऐबक का गुलाम था। तो इल्तुतमिश की शादी कर दी थी पुत्री के साथ में ऐबक ने अपनी। अब इल्तुतमिश की हम अगर बात करें तो इल्तुतमिश का जो राज रहा है, ऐबक के बाद कौन आया, उसका गुलाम बैठता है इल्तुतमिश, जो कि 1211 से लेके 1236 तक इसने राज किया है। तो दिल्ली सल्तनत का इसको हम वास्तविक संस्थापक कहते हैं कि भाई दिल्ली सल्तनत का अगर असलियत में इसने स्थापना करी थी तो वो किसने करी थी, इल्तुतमिश ने करी थी। वो ऐसा क्यों करे थे, क्योंकि इसी के बाद में क्योंकि भाई ऐबक तो 3-4-5 साल के लिए रहा और वो तो कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन इल्तुतमिश ने कई सारी चीज़ों को शुरू किया था यहाँ पर, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। अब इसके सामने जब ये राजा बना उसके सामने चुनौती कौन थी, एक तो एल्दोज़ और कुबाचा इसके सामने थे। फिर मंगोल जो थे हमारे, जो चाइनीज़ जो एक जनजाति थी, जो आपने इसका नाम सुना होगा, चंगेज़ खान जो था। तो चंगेज़ खान के ये क्या करता था, ये हर कभी आके हमारे यहाँ लूट मार करता था और लड़ाई वड़ाई करता था, तो इनको इससे भी खतरा था। तीसरे थे राजपूत, और चौथा जो था कि इसका जो प्रशासनिक ढांचा था उसको भी मजबूत करना था, क्योंकि इस समय तो ये क्या,
इस्टेब्लिश हो ही रहे थे, तो इंडिया में मुस्लिम राज्य अभी तक तो था नहीं, तो इनको प्रशासनिक ढांचे भी मजबूत करना था। प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं कि अब इनको एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत करना है। तो इल्तुतमिश को, जैसे कि आप यहाँ देखिए देखिए गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, ये तो आ ही जाता है, मतलब बहुत बेसिक प्रश्न है अब तो कई सारे एग्ज़ामों में, क्योंकि सबको रट गया है ये तो, कि इसको इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहता है। गुलामों का गुलाम क्यों कहते थे? क्योंकि भाई देखिए गौरी जो था, गौरी का गुलाम कौन? ऐबक। गुलाम कौन था? ऐबक। और ऐबक का गुलाम कौन हो गया? इल्तुतमिश हो गया। तो इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो आप चाहें तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, वैसे ना कोई ज़रूरी भी नहीं है। अब इसकी उपलब्धियां क्या थी? इसने क्या था कि एल्दोज़ के साथ में और कुबाचा के साथ में, एल्दोज़ बस के साथ में तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा था, और इसमें एल्दोज़ को इसने हरा दिया था। तो ये हमने फर्स्ट सेकंड वॉर तो हमने देख ही लिए थे, ये हो गया तराइन का थर्ड वॉर। पहला किसने लड़ा था? गौरी ने लड़ा था। दूसरा किसने लड़ा था? गौरी ने लड़ा था। किसके विरुद्ध लड़ा था? पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ा था। और तीसरा हो गया ये एल्दोज़ के साथ में लड़ा था। अब दूसरा जो इसका पॉइंट है उसमें था सिंध के साथ कुबाचा को हराया। अब सिंध के शासक कुबाचा को हराया। फिर मंगबरनी की सहायता ना कर इसने चंगेज़ खां से दिल्ली की रक्षा करी थी। नहीं तो क्या होता, चंगेज़ खां दिल्ली पर आ जाता और फिर इनको फिर से सल्तनत से हाथ धो बैठना पड़ता। इसने दिल्ली को राजधानी बनाया था। अब ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली सल्तनत में, जब दिल्ली सल्तनत शुरू हुई है हमारे यहाँ, उस समय सबसे पहले दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले राजधानी जो बनाया था वो किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। इसको बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके पहले तो ऐबक ने कहाँ थी? ऐबक की कहाँ थी? लाहौर में थी राजधानी। तो दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। अब इसने कई सारे और अपने अभियान करके राजपूतों को और कई सारे राजाओं को अपने नियंत्रण में भी लिया था, जैसे बंगाल को, ग्वालियर को, मालवा को। इस तरीके से इसने अपने राज्य को फैलाना शुरू कर दिया धीरे धीरे। एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि एक प्रशासनिक इकाई थी, मतलब प्रशासन करने का एक तरीका था जिसको बोलते हैं इक्ता। इसने इक्ता प्रथा की शुरुआत करी थी। एक्चुअली इक्ता प्रथा में होता क्या था? इक्ता प्रथा में होता था कि जो भी वर्कर्स होते थे उनको सैलरी की जगह ज़मीन दी जाती थी। इसी को इक्ता प्रथा कहते थे। और ये पहली बार नहीं थी जब इक्ता प्रथा शुरू हुई, इसके पहले गौरी ने भी चलाई थी, और ऐसे अभी हम आगे देखेंगे कि इक्ता प्रथा के बारे में। लेकिन अभी आप ये बेसिक ये ध्यान रखिए कि इक्ता प्रथा में होता क्या था कि सैलरी की जगह ज़मीन दी जाती थी इक्ता प्रथा में। तो इल्तुतमिश ने ये अपने दिल्ली सल्तनत में अपनी शुरू करी थी। इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था। इसने हमारे यहाँ जैसे अभी एलॉय के जो सिक्के चलते हैं ये उस समय नहीं चलते थे, वहाँ पे चांदी का टंका, चांदी का जो सिक्का होता था उसे टंका कहते थे, ये ध्यान रखिएगा। और जो तांबे का सिक्का होता था उसे जीतल कहते थे। फिर इसने न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाया और इसने न्याय का घंटा भी लगवाया था। देखिए दो चीज़ थी, एक न्याय का घंटा आता है और न्याय की जंजीर आता है। ठीक है, जब हम तो न्याय की जो जंजीर थी वो मुग़ल काल में लगवाई थी, और ये न्याय का घंटा है जिसने किसने लगवाया था? ये इल्तुतमिश ने। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसने एक चीज़ और शुरू कर दी थी कि इसने ना 40 गुलामों के एक ग्रुप की स्थापना करी थी, जिसको इसने बोला तुर्कान चहलगामी। तो ये तुर्कान चहलगामी 40 गुलामों का एक समूह था जिसमें इसे सलाह मशवरा करता था और उनसे फैसले लेने के लिए हेल्प लिया करता था। अब इल्तुतमिश ने जो ऐबक जो बेस तैयार करके गया था कुतुब मीनार का, इसने ना कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दिया। तो इसने ना इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था कुतुब मीनार का। तो ये जो है इसमें लगभग इसके शासनकाल में कुतुब मीनार पूरा हो गया था। भाई अब ससुर जी थे इल्तुतमिश के, तो भैया काम तो करवाना ही पड़ता। तो इल्तुतमिश ने और भी एक और चीज़ शुरू करी थी कि मकबरा निर्माण शैली की शुरुआत करी थी। इसके पहले भारत में मकबरे बनते ही नहीं थे। सबसे पहले भाई साहब यही लेके आए मकबरे बनाने की कला जो थी। तो इन्होंने सबसे पहले अपने बेटे का ही वो बनवा मारा था मकबरा।
जिसका क्या नाम था, नासिरुद्दीन महमूद इसका नाम था लड़के का, और उसका मकबरा जो है वो सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो कि दिल्ली में है। तो ये सबसे पहला जो मकबरा है इंडिया में जो बनाया गया किसी के लिए, वो किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था, और वही ये मकबरा शैली लेके आया था। आप इल्तुतमिश ने खलीफा की इजाज़त ली और दिल्ली का प्रथम वैद सुल्तान बना। जिसके पहले भी फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो खलीफा कौन होते थे, खलीफा होते थे जो सुप्रीम रिलीजियस लीडर होते थे मुस्लिम्स के, उनको खलीफा कहते हैं। तो इसने जो है ना खलीफा की परमिशन ली कि मेरे को ना सुल्तान बना दो, तो उनकी परमिशन के बाद में ये वैद सुल्तान बना, इसीलिए इसको वैद बोल रहे हैं। बाकी सब तो खुद को ही घोषित कर लेते कि भैया हम सुल्तान हैं आज से, लेकिन इसने परमिशन ली के बना था, इसीलिए इसको वैद सुल्तान बोला गया। अब इसके बाद में यहाँ पर तो इल्तुतमिश क्या हो जाता है, इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती, जो भी कारण हो उसकी मृत्यु का। इसके बाद में इसकी पुत्री जो कि जिसका बहुत ही फेमस नाम हम पढ़ते रहते और सुनते रहते हैं, जिसका नाम है रज़िया सुल्तान। इसके ऊपर मूवी भी बनी है रज़िया सुल्तान के ऊपर। तो रज़िया सुल्तान जो है 1236 से लेके 1240 तक ये आती है। ये ज़्यादा रूल नहीं कर पाती। एक तो इसके रूल करने का ये था कि भाई उस समय जो वहाँ के मेल थे, इसका लड़का भी था, वो भी इसके खिलाफ साजिश रचता था, तो और इसलिए इसकी ना हत्या करवा देते, इसकी मृत्यु जाती, इसलिए ये ज़्यादा रूल नहीं कर पाती। तो रज़िया सुल्तान आई। अब रज़िया सुल्तान जो थी उसने 40 तुर्क वर्सेस रज़िया सुल्तान थे। भाई मेल क्यों चाहेंगे कि कोई फीमेल के द्वारा हम राज करें, और वो भी उस समय में, तो ये तो कतई इनको बर्दाश्त नहीं था। तो जो इल्तुतमिश ने 40 तुर्कों का जो ये आमिर क्या कहलाते थे, वही तुर्की जो गुलाम थे उन्हीं को कहते थे। तो जो ये 40 जो गुलाम थे यही इसकी बेटी के मौत का कारण बनते हैं आगे जाके। तो रज़िया सुल्तान का एक भाई था नासिरुद्दीन बहराम शाह। ये बहराम शाह जो है ना किसके साथ मिल जाता है, इन 40 तुर्कों के साथ में मिल जाता है। इन 40 तुर्कों के साथ में मिल के ये ना अपनी बहन की हत्या करवा देता है, किसकी, रज़िया सुल्तान की हत्या करवा देता है। रज़िया सुल्तान अपने शासनकाल में एक पद का इजाद करती है, मतलब एक पद की स्थापना करती है जो था नायब। अब नायब जो सबसे पहले जो इसको किसको बनाती है, इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को बनाती है नायब। अब नायब का पद क्या था कि मतलब ऐसे वो उन्हीं के लिए लड़ता था, मतलब जो वीर लोग होते थे उनको शायद नायब के पद पर आगे जाके प्रमोट किया जाता था, जहाँ तक मुझे पता, हो सकता मैं गलत भी हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो जो बहराम शाह था, बहराम शाह के बाद में इसके कई सारे अलाउद्दीन मसूद शाह और इस तरीके से नासिरुद्दीन महमूद, ये इनके भाई कुछ चलते रहे। फिर जो नासिरुद्दीन महमूद था उसके समय एक नाइब की नियुक्ति करता है ये, जिसका नाम था बलबन। ये बलबन जो था ये बहुत ही ज़्यादा मतलब वीर उस समय का, ये क्या बोलते हैं, एक लीडर था। इसने ना जब मंगोल जो आए थे, मंगोल जो आते थे, मंगोलों के साथ में सब डरते थे, तो मंगोल के से ये ना अकेले भिड़ गया था, तो इसको ना बहुत वीर मानने लग गए थे सब लोग कि भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा वीर है, तो इसको ना आगे जाके इसी को प्रमोट कर देते हैं और ये अगला सुल्तान यही बन जाता है। अब नासिरुद्दीन महमूद के दरबार में एक को संरक्षण देता है, कवि को, जिसका नाम था मिन्हाज उल सिराज, और इसकी किताब एक फ़ेमस है जिसका नाम है तबक़ात नासिरी। तो इसको याद रखिएगा कि किताब का नाम क्या है, तबक़ात नासिरी। अब ये सब ख़त्म हो जाते हैं, रज़िया सुल्तान उल्तान ये सब ख़त्म हो जाते हैं, भाई जितने भी उनके रहते हैं सब ख़त्म हो जाते हैं। फिर बलबन बन जाता है वहाँ का राजा। अब बलबन जो है 1266 से 1286 तक ये अपना राज करता है। अब ये है कौन एक्चुअली, बलबन जो है वो इल्तुतमिश का गुलाम था और 40 तुर्कों में से ये एक था। देखिए अब 40 तुर्कों ने क्या क्या कर लिया, उसकी बेटी की हत्या भी कर दी और ख़ुद में से एक आ भी गई। तो ये 40 तुर्क जो थे ना, यही बहुत सारे लफड़ों का पीछे कारण थे। इसका मूल नाम क्या था, बहाउद्दीन, लेकिन इसको बलबन कहा जाता था। बलबन ने कुछ इसकी चीज़ें आती हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि ये तो कोई किसी काम का नहीं है, जिले इलाही और नियाबत खुदाई कहा इसने, खुद को ये भी नहीं आता। हाँ, दीवान अर्ज़ नामा किसने सैन्य विभाग खोला था, और इसने आमिर खुसरो और आमिर हसन, ये दो बहुत फेमस मेडिवल हिस्ट्री के और ये दिल्ली सल्तनत के पोएट हुए, जिनका नाम याद आता है कि इन्होंने अपना जो दरबारी जो एक क्या बोलते हैं जीवन है,
वो शुरू किया था किसके में, बलबन के टाइम पे, बलबन के समय पे। तो इसको आप याद रखिएगा। क्यूमर्स इसका एक अंतिम जो था सेनापति रहता है, वो ना बलबन की हत्या कर देता है और वो खुद आगे बन जाता है। अब इसने नवरोज़ त्यौहार की शुरुआत करी थी। ये तो बहुत आता है कि नवरोज़ त्यौहार की शुरुआत करने वाला कौन राजा था। हम नवरोज़ त्यौहार क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ न्यू ईयर होता है, ये न्यू ईयर होता है किसका, पारसी लोगों का। पारसी लोगों का ये न्यू ईयर होता है, तो इसीलिए ये ना उनको मनाया करता था। अच्छा हाँ, और एक और बहुत इम्पोर्टेंट कोई, इसने ना सजदा प्रथा को शुरू किया था। सजदा प्रथा को शुरू करने वाला भी ये था। अब सजदा प्रथा में क्या होता है कि भाई वो जो है ना झुक के आदाब भी करते थे और शायद पैरों को चूमा करते थे, तो ये उनकी सजदा प्रथा थी। तो ये बलबन ने शुरू करी थी। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन है, ये आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा गुलाम वंश ख़त्म हो जाता है। अब हम खिलजी वंश पढ़ेंगे, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।